Hello everyone, my name is Amna Srivastava and I am going to explain some basic topics about computer application. So यहाँ आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लैंग्वेज के बारे में बच्चों को पता भी होती है, कुछ लैंग्वेज के बारे में बच्चों को नहीं भी पता होती है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस होते जा रही है कि लोगों को नए नए लैंग्वेज को सीखने की उत्सुकता होती है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि कंप्यूटर में लैंग्वेज की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो मैं आपको कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें ऐसी बता रहा हूं जो कि लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं और वो कंप्यूटर साइंस में आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। बेसिकली क्लास 6 से ही लेकर 12 तक आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ाई करी रहती है, बीटेक एमटेक जब आप करते हैं तो उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको पढ़ने को मिलता है। तो आज हम पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो आज कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके हिसाब से जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आप हमसे कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में हो गया, तो ये हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। वैसे ही कंप्यूटर भी हमारी बातों को डायरेक्ट नहीं समझता है, उसे भी कुछ ना कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा आप अपनी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचा पाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी और कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या। तो आप मानिए 1963 में जब एक नया अबैकस को एप्लीकेशन पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसमें सबसे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शन यानी हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी हमने किसी से कहा कि कोई काम करो और वो काम करने में टाइम लग रहा है या वो काम नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो कंप्यूटर भी हमारी इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली नहीं समझ पाता था, तो हमें एक ऐसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ी जो कि हमारे ही इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर जो है सबसे पहली लैंग्वेज जो लेके आया था वो था मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज लाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आपके इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए। आप ये भी पढ़े होंगे कि मशीन लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आपकी आती है। पहला आता है आपका बाइनरी लैंग्वेज और दूसरी आपकी आती है असेंबली लैंग्वेज। अब बात क्या आती है कि बाइनरी लैंग्वेज क्या है। तो बाइनरी लैंग्वेज चीजों को बस डिजिट में कन्वर्ट कर देता है और इसके अंदर केवल दो डिजिट होते हैं, पहला 0 एंड दूसरा 1। बात आती है असेंबली लैंग्वेज की, तो जो काम बाइनरी लैंग्वेज नहीं कर पाता है कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन को, वो काम असेंबली लैंग्वेज के पास वो ट्रांसफर कर देता है। अभी तो ये दोनों हम आपको बता दिए कि सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी उसका कॉन्सेप्ट था आपका लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL। अब लो लेवल लैंग्वेज को लाने का क्या ही मतलब रहा होगा जब आगे चल के इसे हाई में कन्वर्ट किया गया। पहले देखिए, पहले बच्चा जब अल्फाबेट सीखता है तो सबसे पहले वो ABCD लर्न करता है, फिर धीरे धीरे वो वर्ड्स को बनाता है, फिर सेंटेंसेस को बनाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज लाने का सेंस ये था कि हमें ये पता चले कि कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शन को अपने लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करेगा। तो उसके लिए हमने एक पहला लिखा था हाय या हेलो वर्ल्ड। ये हमने हेलो वर्ल्ड हमने उस कंप्यूटर को बोला था जिसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करवाना था। उधर से रिप्लाई आया 0011000। अब आप समझेंगे कि ये क्या ही कहना चाह रहा है। तो ये है कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसे हम कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो हमने 4 लैंग्वेज हमें आपको पढ़ाई जाती है क्लास 6 में ही, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस। अब उस लैंग्वेज में आपको ये भी देखना होता है कि कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर समझ पाएगा। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात की गई तो हमने आपसे कहा कि सबसे बड़ी लैंग्वेज जो मानी जाती है वो लो लेवल लैंग्वेज ही मानी जाती है। जो काम लो लेवल लैंग्वेज से नहीं हो पाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में चली जाती है। अब लो लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, उसे उसने कन्वर्ट किया 0 और 1 के फॉर्मेट में, तो ये था बाइनरी। अब बाइनरी हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शन को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो कंप्यूटर इसे समझ लेता है। अब जिसकी वजह से हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड जो हमारी काफी टाइम तक पेंडिंग रहती थी जब हम इंस्ट्रक्शन को देते थे, वो बड़ा खत्म, वो बिल्कुल 0 हो गया। जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसने प्रोसेस किया और आपको आउटपुट दिया।
अब बात यह है कि फिर जब सब काम बाइनरी का हो ही जा रहा था तो असेंबली की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं बता दूं, जो बड़े इंस्ट्रक्शन आपके होते थे, जैसे हम अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो कभी कभी कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम का हो जाता है, तो वो कम्युनिकेशन हम बाइनरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे। आप देखिए कि हमने बस लिखा हेलो वर्ड और उसके लिए इतनी सारी डिजिट हो गई 0 1 और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज की जरूरत पड़ी कि जिससे आपके इंस्ट्रक्शन को असेंबल कर दे। और नॉर्मली जब आप एक कोड को असेंबल करेगा तो आप इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे और कंप्यूटर उसको इनहेरिट करेगा। बात यह आती है कि बाइनरी का भी काम हो गया, असेंबली का भी काम हो गया, तो इसे लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोला गया? देखिए, बात मैं कर दूं कि 1991 में जब हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म आए, उसके पहले से ही लो लेवल लैंग्वेज के पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके थे जिसके लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज बनाना पड़ा। फिर मैं आपको बता देता हूं बेसिक चीज। अब लो लेवल लैंग्वेज में सबसे दिक्कत ये था, इसका डिसएडवांटेज, अभी हमने कहा कि लॉन्ग टाइम की जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उनको ना ये असेंबली में कन्वर्ट कर पा रहा था और ना ही ये बाइनरी में कन्वर्ट कर पा रहा था। तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एक ऐसे लैंग्वेज की जरूरत थी जो हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन को इजीली मशीन में कन्वर्ट करे और हमें एक एस्टिमेट आउटपुट मिल जाए। तो हमें जरूरत पड़ी हाई लेवल लैंग्वेज की। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हमने आपसे बताया कि जो काम बाइनरी और असेंबली से नहीं हो पा रहा था उसको एक साथ बंचेस में इकट्ठा किया गया था कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म या एक ऐसे लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया करेक्ट 5 साल बाद। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज में आपको क्या क्या मिल जाएगा? मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको 2 कॉन्सेप्ट मिले। पहला कॉन्सेप्ट आपको मिला वो था पीओपी। इसका मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग आपके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करता है। और दूसरा आपका है ओप्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आप देखेंगे कि अब 2 प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं आपको बता दूं कि जब हाई लेवल लैंग्वेज बनाना स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले तो वहां पे डेनिस रिची जो हमारे सी लैंग्वेज के फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को डायरेक्ट आप हाई लेवल लैंग्वेज के पास ले आते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा असेंबली का प्रॉब्लम है और कौन सा बाइनरी का प्रॉब्लम है। तो बाइनरी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रखा गया और असेंबली के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को रखा गया। ये हिस्ट्री आपको रेयरली आपको बुक में मिलेगी, लेकिन जब आप आईसीएससी की बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री आपको मिलेगी कि हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी और हमें आगे इसे और इनहेंस कैसे करना है। तो अब आप ये समझिए कि पीओपी आया, ओप्स आया, तो अच्छा तो इसके अंदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आया, 2 प्लेटफॉर्म आए जो कि लो लेवल लैंग्वेज की सारी प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म की भी जरूरत पड़ रही थी जिसपे हम अपने सारे इंस्ट्रक्शन को इजीली, जैसे हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, अब हमने लो लेवल लैंग्वेज में क्या सीखा कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को दे रहे थे, वो 0 1 में कन्वर्ट कर रहा था। ना उस चीज को आप समझ पा रहे थे, ना ही शायद कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहा था, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो हम नए लैंग्वेज को हमने इसके अंदर बनाया, यानी हमने सी लैंग्वेज बनाया डेनिस रिची ने। जैसा अभी मैंने नाम भी लिया था डेनिस रिची का, तो सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया जो कि पीओपी के अंदर आया। बहुत सारी लैंग्वेज आपको कोबोल भी पढ़ने को मिलेगा पीओपी के अंदर, बेसिक भी आपको पढ़ने को मिलेगा सी में पीओपी के अंदर। यानी ये जितनी लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो गया, चाहे वो बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, वो सारे आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आते हैं। बाद में परसेप्शन ये भी हुआ कि पाइथन जो कि ग्यूडो वेन रसम ने इन्वेंट किया, इसको भी बोला जाने लगा कि ये भी पीओपी का ही पार्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सन माइक्रोसिस्टम की टीम जब जावा को इन्वेंट कर रही थी तो उस टाइम पे कुछ सारी मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो सारी स्पेसिफिकेशन जावा से मैच कर रही थी, जिसके वजह से उसे ओप्स के अंदर भी रखा गया। तो एक लैंग्वेज जो कि कॉमन होती है वो है पाइथन, जो कि ग्यूडो वेन रसम ने उसको इन्वेंट किया था पाइथन, लेकिन वो बेसिकली पार्ट आपका है पाइथन ओप्स का। अब चाहे बात कर ली जाए ओप्स की, तो पाइथन, जावा,
C++, C शार्प, ये सारी लैंग्वेजेस की जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं ये सारी आपकी आ गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जो कि दोनों में इनहेरिट करती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जिनका प्रोसीजर से कोई मतलब नहीं, बस केवल ऑब्जेक्ट बेसिस पे काम करती हैं। सो हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक लैंग्वेज के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पर लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।